वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। तो आज जो हम लोग डील करने वाले हैं, मोस्टली जो हमारे लेक्चर होगी वो परपेचुअल मोशन मशीन के ऊपर ही बेस्ड होगी। थर्मोडायनेमिक की जो थर्ड लॉ है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह क्या करेंगे कि आज के लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी रिकैप लेने वाले हैं। तो जो हमारी लास्ट लेक्चर की जो टॉपिक थी वो हमारी फ्लो अवेलेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड थी और अवेलेबिलिटी फंक्शन जो थी उसके ऊपर बेस्ड थी। इसको हम लोगों ने डील किया था काफी अच्छे से और इसके जो रिलेशन थे इन सबको हम लोगों ने देखा था। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आए थे इररिवर्सिबिलिटी। तो इररिवर्सिबिलिटी को हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट में स्टडी किए थे। इररिवर्सिबिलिटी का क्या रोल है, इररिवर्सिबिलिटी एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या कर रही है, अवेलेबल एनर्जी के साथ इसका क्या पंगा है, इन सब चीजों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारी है परपेचुअल मोशन मशीन। तो चलो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारी पहले टॉपिक है वो हमारी क्या है, PMM1 है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। जरा इसको हम लोग डील करते हैं। तो अब ये बोला क्या गया है कि एन इमेजिनरी मशीन और डिवाइस that produces work continuously without absorbing any other form of energy from its surrounding। अब बोला गया है कि एक इमेजिनरी मशीन है या हाइपोथेटिकल मशीन बोल सकते हैं या फिक्सिशियस मशीन और डिवाइस जो क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करें मतलब क्या है कि हमें इसमें कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ेगी ना, प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लेकिन ये बोल रहा है कि बगैर एनर्जी को दिए हुए, विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब सिस्टम को हम कोई भी एनर्जी दे ही नहीं रहे किसी भी तरीके के या किसी भी फॉर्म में, और वो हमें कंटिन्यूअस क्या कर रही है कि वो हमें वर्क प्रोड्यूस करके दे रही है। तो ये क्या है कि ऐसा रियलिटी में ऐसी कोई मशीन या डिवाइस एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती है। इसलिए क्या बोला गया है कि यह इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल मशीन है, क्योंकि कोई भी मशीन है जब तक हम उसको एनर्जी देंगे नहीं तब तक वो हमें वर्क प्रोड्यूस करके देगा ही नहीं। मान लो कि PMM1 किसी ने बनाया, तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है कि जो हमें क्या कर रही है कि कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करके दे रही है, लेकिन मैं उसको इनपुट में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हमने एक बाइक डिजाइन किया और बाइक इस तरीके से डिजाइन किया तो उसके अंदर कोई भी फ्यूल नहीं यूज हो रहा चलने के लिए। मतलब सिंपल आया, किक मारा और स्टार्ट हुआ, हमारी बाइक चल रही है, मतलब इनपुट कुछ दे ही नहीं रहे फ्यूल के फॉर्म में। तो ऐसी तो कोई मशीन है नहीं जो बगैर इनपुट या बगैर कोई एनर्जी दिए हुए वो रन कर जाए या हमें वर्क प्रोड्यूस करके दे दे। ये क्या हाइपोथेटिकल चीज है, इसलिए रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये क्या बोला गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ PMM1। अभी मैंने क्या बोला कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती है, तो ऐसे डिवाइस को क्या कंस्ट्रक्ट करना या बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या बोला गया ये इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ ये कुछ लॉ को वायलेट भी कर रहा है। अब वायलेट कौन सी लॉ कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम या पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है PMM1 को कि देखो हमने यहाँ पर इसको हीट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में कुछ भी इसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं। क्लियर है, एनर्जी नथिंग इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हमें वर्क क्या कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करके दे रहा है। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो रियलिटी में ऐसी कोई डिवाइस एग्जिस्ट नहीं होती है। अब यहाँ पर इसका कन्वर्स बिट क्या है, ट्रू है। मतलब इसका अगर हम लोग इनवर्स भी लेंगे तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वो है क्या चीज कि हमने क्या किया, एक डिवाइस बनाया, उसको हम लोग कंटिन्यूअस वर्क दे रहे हैं और कंटिन्यूअस वर्क देने के साथ साथ ये हमें आउटपुट कुछ भी नहीं दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट दिया इसको वर्क के फॉर्म में, जब सिस्टम पर हम लोग वर्क कर रहे हैं या इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना। तो ये आउटपुट भी नहीं दे रहा, सिंपल इनपुट लिए जा रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है। उस केस में ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसे कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं होगी जो हमें इनपुट कंटिन्यूअस ले और आउटपुट जीरो दे। तो यहाँ पर लैंग्वेज में इसको क्या मेंशन किया है कि द कन्वर्स ऑफ PMM1 इज ऑल्सो ट्रू। मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। दैट इज there can be no machine or device which would continuously consume work without some other form of energy appearing simultaneously। मतलब continuous work produce कर रहा और simultaneously कोई other form of energy वो हमें या output के फॉर्म में कोई भी हमें चीज वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके कन्वर्स में क्या हो गई कि ये ट्रू है, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अब हम लोग देखेंगे PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ये भी एक फिक्सिशियस मशीन है या इमेजिनरी डिवाइस है। इसको जरा समझते हैं। अ फिक्सिशियस मशीन और डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट विद
only one reservoir। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो क्या कर रही है, वो नेटवर्क प्रोड्यूस कर रही है एक कंप्लीट साइकिल में। मतलब जितना हमने हीट दिया वो सारी हीट क्या कर दी गई, वो वर्क में कन्वर्ट कर दी गई। और उसके अलावा ये जो डिवाइस है ये इंटरेक्ट हो रही है एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से जो यहाँ से कनेक्टेड होगी। तो ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से कनेक्ट हो और हीट को क्या कर दे, एक कंप्लीट साइकिल में वर्क को कन्वर्ट कर दे। ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लॉ है ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को क्या कर रही है कि ये वायलेट कर रही है, और साथ ही साथ ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी वायलेट कर रही है। अब ये वायलेट क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, इसको जरा समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये भी एक नोट पॉइंट समझते हैं क्या, कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किए थे कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। मतलब हीट क्या हमारी लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क हमारी हाई ग्रेड एनर्जी है। तो लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में हम लोग 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस क्या बता रही है कि जितना हमने हीट दिया वो सारी की सारी कहाँ चली गई, वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। मतलब 100% ऑफ कन्वर्जन पॉसिबल है। तो ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, फेल हो रहा है थ्योरी। और उसके अलावा केल्विन ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हम ऐसी कोई डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं बना सकते हैं जो एक साइकिल पर ऑपरेट हो रहा हो और वो हमें कंटिन्यूअस क्या करे, वर्क प्रोड्यूस करके दे। और वर्क प्रोड्यूस कब करे, जब वो किसी सिंगल थर्मल रिजर्वायर से कनेक्टेड हो या इंटरेक्ट हो रहा हो। मतलब ये है कि ऐसी कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से क्या हो, इंटरेक्ट हो रहा हो और वो हमें कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करके दे। तो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। जबकि यहाँ पर पीएमएम2 क्या बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए जो पीएमएम2 क्या कर रही है कि ये भी एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट कर रही है। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेट ऑन अ साइकिल produces work continuously while interacting with single thermal reservoir। तो बात समझ में आ गई कि पीएमएम2 एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा, या फिर ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट क्यों कर रहा है। और सेकेंड लॉ को वायलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल। इसलिए सेकेंड लॉ को भी क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएमएम3। आज इस लेक्चर में जितने भी परपेचुअल मोशन मशीन है उसके सारे काइंड को स्टडी करने वाले हैं। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हम लोग परपेचुअल मोशन मशीन पढ़ते हैं वो तीन ही काइंड के पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो लास्ट वन जो हमारी पीएमएम1 है वो हमारी है थर्ड। ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये बताती है कि हम एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जो क्या करे कि रन करे या कंटिन्यूअस हमें वर्क प्रोड्यूस करके दे। लेकिन जब वर्क प्रोड्यूस हो या जो हमारे सिस्टम रन कर रही हो उसके अंदर क्या हो कि फ्रिक्शन का कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब हमारी जो डिवाइस होगी, जो मशीन होगी, वो फ्रिक्शन से फ्री होगी, कहीं पर भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी कोई बॉडी या कोई डिवाइस नहीं है जो फ्रिक्शन से फ्री हो जाए अगर वो रन कर रहा है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अ मूवेबल डिवाइस विच कंटिन्यूअसली मूव्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला गया है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। मतलब वो कंटिन्यूअस मूव करेगा लेकिन वहां पर क्या होगी, फ्रिक्शन की अपीयरेंस नहीं होगी। तो वैसी डिवाइस को क्या बोलेंगे, वो पीएमएम3 लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं होगी जो फ्रिक्शन से फ्री हो। हाँ, ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन वहां पर अप्लाई नेग्लिजिबल हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फ्री 100% सियोरिटी के साथ नहीं बोलेंगे, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये भी पीएमएम3 भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। अब ये कहती क्या है, ये कहना क्या चाहती हैं, जरा इसको देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। ये वर्ड याद रखना है, इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हमें कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं या कोई भी हम ऐसा सेटअप तैयार किए जिसमें हम चाह रहे हैं कि क्या करें कि जो उसकी टेम्परेचर हो किसी बॉडी की, हम उसको एब्सोल्यूट जीरो कर दें। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो करने के लिए हमारी प्रोसेस क्या फाइनाइट हो। मान लो कि हाँ 5 प्रोसेस में, 10 प्रोसेस में, इस तरीके से फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस करने के बाद मैं इस बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दूं, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन कर दूं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो केल्विन कर लेंगे। तो हमें याद क्या रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन किसी बॉडी की टेम्परेचर हमें करनी है तो उसके लिए हमें फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। एक और हमारी स्टेटमेंट आ रही है
सीमन स्टेटमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अगर वो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्या वो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो इसकी एंट्रोपी जो होगी ना वो जीरो हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन किस कंडीशन में, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो क्रिस्टलाइन, प्योर क्रिस्टलाइन है, तो उसकी एंट्रोपी जीरो हो सकती है या हो जाएगी जब उस बॉडी की टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगी, नॉट अप्रोक्सीमेट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को पढ़ने वाले हम लोग। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये ऑलमोस्ट सिमिलरिटी किसकी तरह दिखेगी, हमें आइडियल गैस की तरह दिखेगी। आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है PV इक्वल टू MRT, उसकी तरह देखने को मिलेगा। तो अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जरा इसको समझते हैं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, ये बताती है कि जो रियल गैस है उसका डेविएशन कितना हो रहा है आइडियल गैस की बिहेवियर से। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस की बिहेवियर को बता रहा है इन द रेफरेंस ऑफ आइडियल गैस, कि आइडियल गैस की बिहेवियर के कंपैरिजन में रियल गैस की बिहेवियर में कितना चेंजेज आ रहा है या कितना डेविएशन आ रहा है, ये हमें बताते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अगर हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालनी है तो उस केस में जो इसकी वैल्यू आएगी PV अपॉन में RT आएगी। P यहाँ पर क्या है, प्रेशर, एंड V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर है। तो अगर मान लो कि हमने कैलकुलेशन करने के बाद Z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो इसका मतलब यह है कि वो गैस जो है वो आइडियल गैस है। लेकिन अगर हमारी Z की वैल्यू मोर देन 1 आ गई या फिर लेस देन 1 आ गई, तो उस केस में क्या होगी कि जो गैस होगी या जिसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारे रियल गैस होगी, नॉट आइडियल गैस। अब हम लोग देखेंगे एक छोटी सी टॉपिक है, तो ये क्या है कि रिड्यूस्ड पैरामीटर्स के फॉर्म में है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रिड्यूस्ड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, या ये इसकी वैल्यू क्या है, या ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जरा हम लोग इसको देखते हैं। तो रिड्यूस्ड पैरामीटर डिफाइन कैसे होगा, इसको जरा देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल प्रेशर टू द क्रिटिकल प्रेशर एंड दीज आर डायमेंशनलेस पैरामीटर। अब डायमेंशनलेस क्यों होगा ये तो समझ ही रहोगे। तो ऊपर में भी क्या है, प्रेशर है, और नीचे में भी प्रेशर है, तो दोनों की यूनिट सेम सेम है, तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमेंशनलेस पैरामीटर मिलेगा। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रेशर को लेंगे और क्रिटिकल प्रेशर को लेंगे, और दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले रहे हैं, रेशियो लेने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, रिड्यूस्ड प्रेशर की वैल्यू होगी। तो ये तो थी प्रेशर के केस में। सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर के केस में स्टडी करना है कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअल टेम्परेचर लेंगे और क्रिटिकल टेम्परेचर लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे, और जो रेशियो हमें मिलेगी वो क्या हमें मिलेगी, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, और ये भी क्या होगी कि एक यूनिट लेस पैरामीटर होगा। अगेन अगर हमें रिड्यूस्ड वॉल्यूम के ऊपर स्टडी करना है तो फिर से क्या करेंगे कि एक्चुअल वॉल्यूम को लेंगे और क्रिटिकल वॉल्यूम को लेंगे, दोनों का रेशियो लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या करेगी, रिड्यूस्ड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। अगेन ये भी क्या होगी कि डायमेंशनलेस पैरामीटर होगी। तो आज की लेक्चर की जो हमारी लास्ट टॉपिक है वो हमारी क्या है, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी एंड सेकेंड लॉ COP। तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी सिस्टम की एक्चुअल एफिशिएंसी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए कि कार्नोट एफिशिएंसी क्या है। किसी भी सिस्टम की एक्चुअल एफिशिएंसी को कार्नोट एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो इससे जो वैल्यू आएगी या इसकी जो रेशियो आएगी और रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली अगर हमें सेकेंड लॉ ऑफ COP निकालना है तो उस केस में न्यूमेरिकली फॉर्म में यहाँ पर भी क्या रखेंगे, एक्चुअल COP रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबल COP रखेंगे, COP ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम। तो उस केस में जो रेशियो आएगी या जो वैल्यू आएगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी सेकेंड लॉ ऑफ COP। तो ये तो थी हमारी आज की टॉपिक जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया। तो यहाँ तक हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी टॉपिक थे वो सारे कवर हो गए हैं। अब अगले जो टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल होंगे, और फिर क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक हैं उसको हम लोग वहां पर डील करेंगे। सो थैंक यू।